नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। अवस्थी क्लासेज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्येंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, आपका जो ये अवस्थी क्लासेज के अंदर जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 14वां टेस्ट जो है उसका सॉल्यूशन आज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार का आगमन विधि की विशेषता नहीं है। आगमन विधि की विशेषता नहीं है मतलब ऐसी कौन सी विशेषता है निम्न में से जो आगमन विधि के अंतर्गत नहीं आती है। आगमन विधि से स्थायी ज्ञान न होना। एक बात देखो बेटा यहां से कि आगमन विधि जो होती है ना उससे आपका जो ज्ञान है बेटा वो स्थायी रहता है। स्थायी रहता है। ज्ञान कैसा रहता है? स्थायी रहता है। इस आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। ये जो है बेटा ये एक आरोही प्रक्रिया होती है। आगमन विधि जो होती है वो एक आरोही प्रक्रिया होती है। तो पहली बात तो यह है कि विशेषता नहीं है स्थायी ज्ञान ने होना। ठीक है, ये विशेषता नहीं है। इसका आंसर ये हो गया बेटा, स्थायी ज्ञान नहीं होना। विशेषता क्या होती? स्थायी ज्ञान होता है। छोटी कक्षाओं के हेतु प्रभावी है, बिल्कुल सही है। तर्क शक्ति का विकास करती है, बिल्कुल सही है। क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव होता है, ये बिल्कुल सही है। ये आगमन विधि की विशेषताएं हैं कि आगमन विधि क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव होता है, इसमें क्रमबद्ध नहीं चल सकता। ठीक है, तर्क शक्ति का विकास करती है, ये होता है। तो इसका आंसर हो गया बेटा स्थायी ज्ञान न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आपको निम्नलिखित में से कौन सा मॉरिसन द्वारा प्रदत्त इकाई उपागम का प्रथम सोपान है? तो मॉरिसन उपागम का प्रथम जो सोपान है वो होता है बेटा अन्वेषण। क्या होता है? अन्वेषण। ये प्रथम सोपान होता है। आपको ध्यान हो बेटाओ, जब मैंने आपको इकाई उपागम पढ़ाया तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गंगापुर वाले जीजाजी आए हैं। आपको बताया था मैंने कि आप दोपहर के वक्त 2 बजे के आसपास घर में सो रहे होते हैं, किसी ने आके आपकी डोरबेल बजाई, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप देखोगे कि गेट पर कौन आया है। जब गेट पर आपने देखा कि हमारे गंगापुर वाले जीजा जी आए हैं, दिल्ली वाले आए हैं, मुंबई वाले आए हैं, तो आप उसके बाद प्रस्तुतिकरण करोगे कि मम्मी गंगापुर वाले जीजा जी आए हैं। गंगापुर वाले जीजा जी आए हैं। इसके बाद जब आपकी प्रस्तुतिकरण होगी उसके बाद आप उनको लेने जाओगे, आत्मीयकरण करोगे। आत्मीयकरण करोगे मतलब उनसे राधे राधे या जो आप प्रणाम करते हो या गुड मॉर्निंग या गुड नून आप बोलोगे, वो सारी चीजें आप वहां बोलोगे। आत्मीयकरण के बाद आप होती है व्यवस्था, जिसे हम बोलते हैं बेटा संगठन। उनकी चाय पानी की व्यवस्था, कहां बिठाना है, संगठन। और उसके बाद होता है वर्णन अथवा वाचन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये मॉरिसन उपागम के सोपान हैं। तो इसका प्रथम सोपान हो गया अन्वेषण या खोज करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्धवादी गणितज्ञों का गणित के प्रति दृष्टिकोण नहीं है? तो गणित के प्रति दृष्टिकोण एक ही नहीं है बेटा कि रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। यह रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। ठीक है, हाँ जी, यह एक वस्तु तथ्यों पर आधारित है, यह तर्क का अध्ययन है, यह सावधानी, शुद्धता एवं सुंदरता की प्रणाली है, यह समस्याओं को हल करने का साधन है। तो इसका जो आंसर है यह सावधानी, शुद्धता और एवं सुंदरता की प्रणाली है। यह आपका दृष्टिकोण। यहाँ पे दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, समस्याओं को हल करने का साधन भी है। समस्या इससे हल की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित का गुण नहीं होना चाहिए? तो रटने की प्रवृत्ति पर बल देने वाला ये गुण नहीं होना चाहिए। यह आपका बिल्कुल सही आ जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा,
ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचती है। ए जो है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। बेटा चेन रूल वाला सवाल है, तो 120 बटा आपका 100 हो गया। अब बी उसे 10% पर सी को बेच देता है, तो ये 110 बटे 100 आपका हो जाता है। ठीक है, और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेच देता है, तो 112.5 बटे 100। और लास्ट में डी उसके देता है बेटा 29.70 रुपए। 29.70 रुपए आपके दे देता। अब आपको बेटा केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा ऐसा टिपिकल वाली चीज नहीं थी बेटाओ। ये वाली जीरो गई, ये वाली जीरो गई, ये वाली जीरो गई, ये वाली जीरो। ठीक है, हाँ जी। ये दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। इस दशमलव से बेटा ये वाला दशमलव आपका चला। ठीक है, 25 से काटो बेटा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 बार आपका यहां पे ये कट जाता। अब देखो बेटा 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है, एक छोड़ के एक जोड़ लो, बराबर आ रहा है। 11 से कटेगा मेरे भाई, 11 एक कम 11 हो गया, 11 दूनी 22 और 11 7 17। इसको बेटा 9 से मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, ये आपका हो जाता है। 3 से बेटा मैं इसको काट देता हूं, 3 एक कम 3 हो गया, 3 से कट गया बेटा 4 बार, और 4 से बेटा ये 4 कट गया, 5 से बेटा ये 20 बार कट गया, तो आपका जो राइट आंसर है वो बेटा 20 हो गया। अब देखो ये तो ठीक था आपने किया, पर बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि हमेशा लाभ ही लाभ हो रहा है। अब दिमाग लगाओ, अपनी अप्रोच बढ़ाओ, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दो बेटा, कि आपको पता है कि हमेशा लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो आपकी 29.70 से कम होगी। तो आप देखो ये दोनों आंसर तो आपके देखते ही गलत हो गए थे। अब हमारा टारगेट क्या बन गया, 10 और 20। अब चूंकि यहां पे 20% लाभ हो रहा है, तो आप देखो 3 बार में जाकर के बढ़ेगा, तो लगभग लगभग 10 से इसकी वैल्यू और भी कम अपन की आती। इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाता, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दो घनों के आयतनों का अनुपात। आपका क्यूब नंबर 1 हो गया एंड क्यूब नंबर 2 हो गया। यहां पे वॉल्यूम जो है वो भुजा की घात 3 होती है घन का, मतलब भुजा की घात 3 की जो वैल्यू है 8:125 है। बेटा जो साइड का जो रेशो होगा, आप बताओ, एस क्यूब से एस निकालना है, तो ये किसकी पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 3 है। ये 5 की पावर 3 हो जाती है बेटा। अब हमें निकालना है बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया आपको इसका निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा बेटा, आपका 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। आप देखो कि बेटा यहां पे 6 तो यहां भी आएगा, और 2 का वर्ग 4 हो गया बेटा, और 6 गुणा 5 का वर्ग 25 हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, राइट आंसर हो गया 4:25। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके लेवल का है, और बड़े मजे से क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करके, ये बेटा प्रतिशत वाले पार्ट में थे, ठीक है, परसेंट वाले पार्ट में से किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है, पाई चार्ट के अंदर पूछ सकता है, दंडालेख के अंदर पूछ सकता है, सारणी रूप से पूछ सकता है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। एक वर्ष में कुल आय 733 करोड़ है, तो टोटल आय जो है वो 733 करोड़ है। अब कह रहा है कि आयकर और उत्पाद शुल्क, आयकर है बेटा आपका 35, आयकर है 35% और उत्पाद है बेटा 10%, तो टोटल हो गया बेटा 45%। 45%। ठीक है, अब देखो बेटा यहां दो संख्या छोड़ दशमलव लगेगी, यहां दो संख्या छोड़ के दशमलव लगेगी। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तिया 15 पीछे आएगा, तो जिसमें पीछे 5 आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ये आपका गलत हो गया, ये आपका। अब हमारी लड़ाई किस पे हो गई, 329 पॉइंट, इस पे या इस पे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है किसी को यहां पे?
अब आप काटा पीटी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसको 45 से गुणा करेंगे बेटा। 733 को 45, 5 तिया 15, कैरी हुआ 1, 5 तिया 15 और एक 16, 5 सत्ते 35 और एक 36 आपका आ गया, इंटू आपका हो गया 4 तिया 12 हो गया। और आप देखो बेटा यहाँ पे 6 और 2 8 आ रहा है, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा यूनिट डिजिट आपका सेम है और यहाँ पे आपका 10th डिजिट वाला पार्ट अलग अलग है। तो आपको केवल इतना सा गुणा करना था, बस पूरा गुणा नहीं करना है। ध्यान दो, हम क्या करते हैं कैलकुलेशन के चक्कर में कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं। बेटा आपको केवल केवल 2 अंक निकालने हैं, क्योंकि देखो ये और ये ही अब यहाँ पे अलग अलग आ गया। चीजों को सीखो, स्किल बढ़ाओ अपनी, पूरा कैलकुलेशन मत करो, केवल 2 अंक तक। ये भी मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, केवल 5 तिया 15, 5 तिया 15 16 6, बस 2 अंक आगे। यहाँ क्रॉस आता है 4 तिया 12 अपन का आएगा, पीछे 5 और 8 85 वाला आपका सही है। तो ये आपका राइट आंसर, करना ही नहीं था मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तीन अभाज्य, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तीन अभाज्य संख्याओं का योग 146 है, इनमें से एक संख्या 71 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा। पहली बात ये सुनो कि तीन अभाज्य संख्याओं का जो सम होता है वो हमेशा आपका एक और नंबर आता है, एक विषम संख्या आपकी आती है। सम संख्या एक ही कंडीशन में आएगी, यदि पहली आपकी प्राइम नंबर, सेकंड आपकी प्राइम नंबर, थर्ड आपकी प्राइम नंबर है, इन तीनों में से कोई भी एक संख्या आपकी दो हो, तभी आपका 146 योग आ सकता है। ऐसे मत सोचना कि सर यहां पे तीसरी संख्या पूछ रहा है, एक ही संख्या दी है, कम से कम दो संख्या तो हमें देनी चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा, यहां पे एक क्लू है आप लोगों के, ये जो आपका सम है वो बेटा एक इवन नंबर आया है, और इवन नंबर तभी संभव है जब तीन में से एक संख्या दो हो, और एक संख्या बेटा उसने 71 दे दी। थर्ड नंबर की संख्या हमें फाउंड आउट करनी है, तो ये एक्स मान लिया। इनका टोटल जो है बेटा वो आपका 146 है। तो ये हो गया x प्लस 73 इज इक्वल टू 146। और बेटा आप देखो यहां पर कि x इक्वल टू 146 माइनस 73, तो आपका यहां पे 3 और यहां भी 7 आपका आया, तो 73 आपका इसका राइट आंसर आपका बन के आ गया। तो दोस्तों ये आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे बड़े प्यारे ही क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे आपको। तो बेटा आपको जो टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, इस टेस्ट सीरीज में आपने जितने भी मैथ के क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, उसको एक बार अपनी नोटबुक में आप उसको एक मेंटेन करो, रिवाइज करो, उसको दोबारा सॉल्व करो। और जो भी आपको प्रॉब्लम आए बेटा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्लासरूम में संपर्क कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बेटा आप लोगों के लिए, नीट मेंस वाले छात्रों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अपनी तैयारी को बेटा एक सुदृढ़ बनाने के लिए आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और जो आपको टीचर ने पढ़ाए हैं उन सबको एक बार रिवाइज करते रहेगा, और पढ़ाई रेगुलर रखना। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोगों का सिलेक्शन नीट में आपको मिले। और वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।